जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 20। आज के लेक्चर में टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, उसको आगे लेके चलेंगे। और आज का लेक्चर आपका इस चैप्टर का सबसे अहम लेक्चर है। फिर से सुन लीजिए, आज का लेक्चर आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सबसे अहम लेक्चर है। इसमें हमने डिफरेंट आइटम्स जो एग्जाम में टेस्ट करता है वो डिस्कस करेंगे। वन बाय वन आइटम्स क्या है और इनका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है जो आपने करना है। कल के लेक्चर में हमने कुछ 3-4 रूल्स स्टडी किए थे, बेसिक रूल्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, जिसमें हमने ये सीखा था सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैश बेसिस के ऊपर होगी। यानी इसमें हमने कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट को कंसीडर करना है, नॉन कैश आइटम को कंसीडर नहीं करना। ऐसा ही है कल। दूसरी चीज़ जो उसके बाद हमने डिस्कस की थी वो ये कि कैश को तो कंसीडर करना है, लेकिन उसमें भी रेलिवेंट कैश फ्लोस को, रेलिवेंट कॉस्ट को कंसीडर करना है, इररेलिवेंट को कंसीडर नहीं करना। अब रेलिवेंट क्या है ये आपने स्टडी किया होगा प्रोबेबली कॉस्ट सीएमए में, लेकिन फर्ज कीजिए अज्यूम करते हैं नहीं किया या भूल गए हैं, तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी रेलिवेंट का, एक जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है और एक वो जो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती। एक एग्जांपल थी संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट हमारी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, जो पास्ट कॉस्ट इनकर हो चुकी है या जिससे हमारे प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ता प्रोजेक्ट के चलाने ना चलाने से। और एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारे लिए रेलिवेंट होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल क्या है कि आपके पास अगर कोई रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं, उनका कोई अल्टरनेट यूज था, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई रिसोर्सेज यूज किए, उनका कोई अल्टरनेट यूज था, वो यूज आपने सेक्रीफाइस किया, अब नहीं होगा, तो वो जो आपने सेक्रीफाइस किया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है। यानी रेलिवेंट कॉस्ट की दो एग्जांपल हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। वो क्या? नंबर 1, संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलिवेंट। ठीक है, बाकी की एग्जांपल जो है ना वो इन्हीं दो एग्जांपल से निकलेंगे। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था फॉर्मेट का। फॉर्मेट हमने ये सीखा था कि हमने उसको ईयर वाइज क्लासीफाई करना है, टेबल बनाना है। टेबल के टॉप पे आएगा ईयर 1, 2, 3 और फिर लेफ्ट साइड पे आएगा कैश फ्लोस, जो कि होंगे 3 तरह के कैश फ्लोस, ऑपरेटिंग इनिशियल कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लोस। इनकी तरतीब अहम नहीं है, जो चीज़ अहम है वो है इनकी कैलकुलेशन, इनकी क्लासिफिकेशन। कैलकुलेशन मतलब अमाउंट कैलकुलेट करना, फिर क्लासिफिकेशन यानी ये डिसाइड करना ईयर 1, 2, 3, 4 किस ईयर में आएगी, और फिर आउटफ्लो के इनफ्लो, इसका ध्यान रखना है। छोटी सी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात जल्दी में क्वेश्चन करते हुए कोई आउटफ्लो होता है तो उसे ब्रैकेट लगाना हम भूल जाते हैं, एंड में जाके टोटल करते हैं, फिर वो गलत आता है और आंसर भी गलत आता है। तो ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, इनमें कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आपको यही कोई और अहम चीज़ तो नहीं थी ना इसके अलावा। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिए होंगे। वन बाय वन उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप कहेंगे तो मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? 1 तो हमने कर लिया था, 2 में कोई प्रॉब्लम? हाँ, 2 हालांकि एन्युटी से भी हो सकता है। क्यों एन्युटी से हो सकता है? क्योंकि कैश फ्लो सेम है, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इस चैप्टर में जो अप्रोच चलनी है उसी के मुताबिक करें, यानी हर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करें, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रेजल में वर्चुअली इम्पॉसिबल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है ये कि आपके हर साल के कैश फ्लो सेम हो, सेम नहीं होंगे। ठीक है, डिबेंचर्स के केस में, शेयर्स के केस में डिविडेंड वगैरह इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं हर साल। बिजनेस के केस में बिजनेस का जो नेट इनफ्लो है या आउटफ्लो है वो सेम नहीं हो सकता। 2 क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी 2 की ही नेचर का था। इसमें भी कोई फर्क सिर्फ ये था कि इसमें ईयर 1 का उसने अलग कर दिया था और ईयर 2 से 6 तक अलग था, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें बेसिकली करना क्या था, ईयर 2 से 6 तक इसकी एन्युटी कैलकुलेट करके उसको फिर दोबारा एक साल से डिस्काउंट करना था और फिर ईयर 1 का अलग करना था। इसको करते हुए शायद आपको वो क्वेश्चन याद आया हो, वो अनइक्वल कैश फ्लोज वाला, वो जो ग्रोथ जिम्बा वाला सवाल था, क्वेश्चन याद है? हाँ, वो भी कोई मिलता जुलता ही कंसेप्ट था कि पहले आपने उसको एक फार्मूला लगा के एक सर्टेन अमाउंट पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी एन्युटी की, फिर उसके बाद मैन्युअली इसको डिस्काउंट करना। ये उससे मिलता जुलता था। कोई प्रॉब्लम इसमें?
हाँ, कैश फ्लोज के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप उसको नेट कैश फ्लो कंसीडर कीजिए, ठीक है। अगर इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग है तो फिर आप इसको अलग अलग प्रेजेंट करेंगे। कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर इसको नेट, जैसे यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये नेट कैश फ्लो है। 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 4, अच्छा इसमें ईयर नॉट में आउटफ्लो लिखा हुआ है, इससे आपको ये पता चल गया होगा ये क्या है भला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ईयर नॉट का मतलब क्या है, टुडे, आज के दिन। और ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 12%। ये डिस्काउंट रेट जो आपने यूज करना है, ये किस लिए यूज करना है डिस्काउंट रेट, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए है। डिस्काउंट रेट जो उसने आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल में दिया होगा किस लिए यूज करना है आपने, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। बाकी इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसने आपका आईआरआर का कंसेप्ट टेस्ट किया था। कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है, आईआरआर क्या निकला, 11.24। तो आईआरआर के रूल के मुताबिक बताइए प्रोजेक्ट ये चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट आपकी 12% है और जो रिटर्न मिल रहा है 11.24 है, लगभग नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन 5 में एक प्रॉब्लम आपको आई होगी, कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू आइटम कॉस्टिंग ₹45,000 इनिशियल ईयर नॉट का कैश फ्लो है to make a new product. The product would have a 4-year life and the estimated cash profit over the 4-year period are as follows. ये नेट 1 2 3 4, लेकिन इसके कॉलम कितने बनेंगे भला, 5। पांचवा कॉलम कौन सा होगा, ईयर नॉट का, और उसमें अमाउंट कौन सी आएगी, 45,000। The project would also need an investment in working capital of ₹8,000 from the beginning of year 1. The company uses a discount rate of 11% to evaluate. डिस्काउंट रेट का आपको पता ही होगा। अगर ये लाइन आना होती प्रोजेक्ट वुड आल्सो नीड एन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, तो ये आपके लिए रूटीन का क्वेश्चन था, तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा ये वर्किंग कैपिटल वाला कंसेप्ट आज के लेक्चर का हिस्सा है, ये मैंने आपको कल नहीं सिखाया था, लेकिन चलिए छोटी सी आइटम जो है आपके लिए एक सोचने का बायस बनी होगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सुन लीजिए। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल के बारे में, फार्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल यही होता है। कैफ 6 में जब कभी वर्किंग कैपिटल आपके जहन में आए 3 अल्फाज आने चाहिए। हालांकि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, सारे करंट एसेट्स और सारे करंट लायबिलिटीज का नाम है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए 3 चीजें आपके सामने आनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल में 3 चीजें शामिल होती हैं। वो क्या, डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स। डेटर और स्टॉक मेजर कंपोनेंट यही होते हैं, बाकी एक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह होती हैं, प्रीपेड वगैरह होती हैं, लेकिन मेजर यही होते हैं। कौन कौन से, हाँ जी, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, 3 मेजर कंपोनेंट, डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर। डेटर और स्टॉक पॉजिटिव होते हैं, एसेट्स हैं, क्रेडिटर नेगेटिव क्योंकि लायबिलिटीज है, ये है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हमें एक किसी जगह पे अगर हम बिजनेस चलाना चाहते हैं, कोई बिजनेस, फर्ज कीजिए कोई हमने डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना है, कोई सुपर स्टोर, कोई बेकरी आइटम बनानी है, क्या इसके लिए हमें सिर्फ बिल्डिंग और उसके अलावा फर्नीचर, एसी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, शाबाश। इसके अलावा जो चीज हम बेच रहे हैं वो खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब जो हमें पैसा चाहिए वो हमें एक परमानेंट कैपिटल के लिए तो चाहिए, बिल्डिंग वगैरह के लिए यूं कह लीजिए, ठीक है, इक्विटी चाहिए, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी हमने कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए पैसे चाहिए, ये है वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री खरीदेंगे, अच्छा इन्वेंट्री खरीद ली, लेकिन इसके बाद मजीद पैसे चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि जिन लोगों को आपने इन्वेंट्री बेचनी है ना, फॉर एग्जांपल साथ वाले घर में शेख साहब, भट्ट साहब, कोई आ गए, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि रोज रोज क्या, हमारा तो जाहिर है रोज के ग्राहक होंगे, तो हिसाब किताब करने में टाइम लगता है, हम जरा मसरूफ हैं, आप ऐसा कीजिए पूरे महीने के महीने हमसे हिसाब किताब कर, जैसे उमूमन दूध वालों के साथ होता है ऐसा। तो कुछ इन्वेंट्री बिजनेस का रूल है, कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट सेल भी करनी पड़ेगी। अब फर्ज कीजिए अगर आपने आधी
अपनी सेल क्रेडिट सेल की। हालांकि बिजनेस में प्रैक्टिकली जो बड़े लेवल पे बिजनेस होते हैं, छोटे लेवल पे ज़्यादातर कैश सेल ही होती है, लेकिन बड़े लेवल पे बिजनेस में ज़्यादातर क्रेडिट सेल होती है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 10 लाख के का स्टॉक आपने खरीदा इन्वेंट्री, उनमें से 4 लाख आपने उधार सेल कर दी, तो क्या मजीद आपको कोई कैश चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री बेची है इसको बाद में अब रिकवर भी तो करना है, तो 4 लाख मजीद चाहिए। टेक्निकली अब आपके बिजनेस का वर्किंग कैपिटल 10 लाख नहीं है, 14 लाख है, 14। 10 लाख है आपका स्टॉक में और 4 लाख है डेटर्स में। तो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक भी शामिल है। स्टॉक की एग्जांपल पूरी समझ आ जाती है, डेटर्स की एग्जांपल थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिर समझ में आती है। अच्छा, डेटर्स के लिए भी अगर हम क्रेडिट सेल करना चाहते हैं, क्रेडिट सेल करना जरूरी है, इससे सेल बढ़ती है, याद रखिएगा। क्रेडिट सेल से हमारी सेल बढ़ती है, तो अगर हमने सेल्स को बढ़ानी है तो क्रेडिट सेल भी करना पड़ेगी। क्रेडिट सेल करना है तो जाहिर है वो 2-3 महीने के लिए पैसे हमारे ब्लॉक हो गए, तो अपना साइकिल चलाने के लिए हमें एडिशनल पैसों की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है अगर आपके बिजनेस में हर वक्त 10 लाख का स्टॉक होना चाहिए, तो फिर जितनी क्रेडिट सेल करनी है ना आपने, उसके भी पैसे अलग से अरेंज करने हैं आपने, ताकि बिजनेस में आपका 10 लाख का स्टॉक अरेंज रहे। बोले समझ आती है बात? तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में कैश भी वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री भी शामिल है और डेटर्स भी शामिल है। एग्रीड? अच्छा, अब जिस तरह डेटर्स हमारे लिए हमने उधार दिया, इसके लिए पैसे चाहिए, तो हमारी कोशिश भी होती है कि उधार ले भी लें। अगर हमने किसी को उधार देना है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? अगर हमने किसी को उधार चीजें बेचनी है, उधार देना है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। और अगर हमने चीजें उधार पे ली हो उधार, तो फिर कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि हम दूसरों के पैसों से बिजनेस कर रहे होंगे। क्रेडिटर्स क्या है? बेसिकली दूसरों के पैसे हैं जिनसे हम बिजनेस चला रहे होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ वर्किंग कैपिटल में 3 कंपोनेंट है, स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर। स्टॉक डेटर पॉजिटिव है, क्रेडिटर नेगेटिव है। इस चैप्टर को करते हुए ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को करते हुए, आपने स्टॉक से मुराद वर्किंग कैपिटल से मुराद सिर्फ स्टॉक ही लेना है, जैसे इन्वेंट्री की बात कर रहा है। जब कभी वर्किंग कैपिटल की बात करें, आपने क्या ध्यान में रखना है? स्टॉक। हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें मैं इन तीनों को अलग अलग आपको सिखाऊंगा, इन तीनों की अलग अलग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज वगैरह। अभी फिलहाल बेसिक कंसेप्ट हमने रखना है। तो हालांकि वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन में स्टॉक यानी इन्वेंट्री भी है, डेटर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए आपके जहन में वर्किंग कैपिटल से मुराद सिर्फ क्या है? स्टॉक यानी इन्वेंट्री। तो बताइए, क्या हमने बड़ी सी दुकान खरीद ली काफी है कि बिजनेस के लिए स्टॉक भी खरीदना पड़ेगा, इन्वेंट्री भी? उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए मजीद चाहिए पैसे, इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। डन हो गई ये बात? अच्छा, वर्किंग कैपिटल चाहिए कब होता है? पहले ही दिन से कि साल के बाद? पहले ही दिन से। उसके बगैर तो सेल हो नहीं सकती। आप बेचेंगे क्या अगर होगा नहीं तो? वर्किंग कैपिटल होता है ईयर नॉट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए हमने रेंट पे, एग्जांपल जरा गौर से, ये कंसेप्ट मैंने बताया सबसे अहम हमारा आज का लेक्चर है, अटेंटिव होकर कंसेप्ट सुनिएगा। हमने एक दुकान फर्ज कीजिए बिजनेस के लिए किराए पे ली, उस पर 10 लाख का सामान रख दिया, हमने उसे 6 महीने चलाया, साल चलाया, 2 साल, 3 साल चलाया। 3 साल के बाद हम दुकान छोड़ देंगे, ऐसा ही है। हमने बिजनेस किसी वजह से छोड़ दिया, हमें कोई फॉरेन में बेहतर ऑप्शन मिल गई, हमने कहा उधर मूव करते हैं, बिजनेस छोड़ते हैं। क्या जो हमारा आखिरी दिन होगा बिजनेस का, उस दिन सारा स्टॉक बिक चुका होगा कि कुछ ना कुछ होगा? कुछ ना कुछ होगा। ये जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होता है ना, वर्किंग कैपिटल, इसको फिर हमने मार्केट में बेचना होता है किसी दूसरे दुकान। अगर तो अच्छे ताल्लुकात हों, लोग भी अच्छे हों, तो वो कहते हैं ठीक है, जिस रेट पे तुमने खरीदा है ना, उसी रेट पे हमें दे दो। और ये बड़ी फेयर डीलिंग है अमूमी तौर पे, ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट। तो जो आपका आउटफ्लो ईयर नॉट पे हुआ था वर्किंग कैपिटल की मद में, जो आउटफ्लो ईयर नॉट पे हुआ था वर्किंग कैपिटल की मद में,
वो ही आपका लास्ट ईयर में इनफ्लो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल की मद में, वही अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि वो जो चीज आप बिजनेस में इन्वेंट्री रख रहे थे सेल करने के लिए, अब चूंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, वो इन्वेंट्री आपने उसी कॉस्ट के ऊपर किसी पार्टी को बेच दी। और ये चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, ये कंफर्म होता है कि जब हम बिजनेस छोड़ेंगे या दुकान खाली करेंगे ना, तो इन्वेंट्री उसके अंदर ही नहीं होगी, इन्वेंट्री अलग से बेच के खाली दुकान की चाबी उसके ओनर को देंगे। ये इसलिए क्वेश्चन में चाहे मेंशन करे या ना करे, ये अंडरस्टूड है कि वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर में रिकवर हो जाएगा। या अगर आप में से कोई ऐसा समझता है कि नहीं सर जी, मैं तो जब दुकान खाली करूंगा ना, किराए पे जो दुकान लेके बिजनेस की जब छोड़ूंगा, बेहतर ऑप्शन मिल गई इसलिए, तो दुकान में जो चीजें होंगी वो भी ओनर के हवाले कर दूंगा। अगर तो कोई ऐसा सोचता है, फिर वो वर्किंग कैपिटल को लास्ट ईयर में इनफ्लो के तौर पे शो ना करवाए, क्योंकि वो दे दिया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं सर, उसमें हमारी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, जो आगे हमारे जो भी काम करेंगे उसमें पैसे काम आएंगे, तो आखिरी दिन जो प्रोजेक्ट खत्म होगा, आपने सारी इन्वेंट्री मार्केट में बेच के तो पैसे उसके ले लेने हैं। इस सूरत में वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा? ईयर नॉट में तो आ गया, और लास्ट ईयर में क्या हुआ? इनफ्लो। पूरी अमाउंट, किस अमाउंट का वाला? पूरी अमाउंट का। चाहे क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे, लास्ट ईयर में आपने रिकवर करवाना है वर्किंग कैपिटल को, चाहे क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे, लास्ट ईयर में आपने वर्किंग कैपिटल को रिकवर करवा देना। भाई बात समझ आई कि चाहे क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे, लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल रिकवर करवा लेना है। डन जी। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चले बताऊंगा, जवाब मैं नहीं बताऊंगा, पूछना चाहता, क्या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जब हम बेचने लगे तो हमें रेट पूरा ना मिले? बेचने लगे तो पता चले वो जो नीचे वाली लेयर्स थी वो तो सारी खराब हो गई है, तो हमें हो सकता है 100% के बजाय 80% पैसे रिकवर हो। अगर 10 लाख था, उसका 80% रिकवर हुआ, तो बताइए साल के जो ईयर नॉट में तो आउटफ्लो हुआ 10 लाख का, लास्ट ईयर में इनफ्लो कितने का होगा? 80%। शाबाश, 8 लाख का। डन। 10 लाख 8 लाख का होगा। ये 2 लाख क्या है? एक्सपेंस है। हाँ, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, या इसको कह लें, अगर डेटर की भी एग्जांपल ले ले तो बैड डेट हो गए होंगे। जब लोगों को पता चलता है ना, वैसे तो पैसे दबा के बैठते हैं हमारे, कहते हैं महीने 2 महीने बाद देंगे। जब पता चलता है ना छोड़ के जा रहा है पाकिस्तान, तो जिन्हें पैसे देने होते हैं ना, वो दबा लेते हैं। तो कुछ ना कुछ याद रखे, वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकली ऐसे होगा, वो लूज हो जाएगा। तो आपने टोटल वर्किंग कैपिटल फिर एंड में रिकवर नहीं करवाना। कितना करवाना है? बाकी आपका नुकसान हो गया उसको छोड़। क्लियर हो गया? ये वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जो समझने वाली बात इससे भी ज्यादा अहम है ना, ये तो अहम थी वैसे, वह है बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। ये आपका कंसेप्ट जो है ना, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, इसको लिख ले। ये उसने अकाउंटिंग से उधार लिया है। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 कंसेप्ट कहां से लिया है उसने? अकाउंटिंग से। क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहती है? जो इस साल का क्लोजिंग वो अगले साल का ओपनिंग। बताइए बोलती है कि नहीं? जो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। अच्छा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये ना हो आप दाव पेच में आ जाए। इस साल का आपने यस नो करते रहना है। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, अगले साल का ओपनिंग इस साल का क्लोजिंग। नहीं ठीक है? अगले साल का ओपनिंग इस साल का क्लोजिंग मानते हैं? अच्छा, ईयर 1 का जो हम कॉलम बनाते हैं, इसमें जितने भी कैश फ्लोज आते हैं, वो हम एज्यूम क्या करते हैं कि वो ईयर 1 में जितने भी कैश फ्लोज हैं, वो ईयर 1 के स्टार्ट में हुए हैं, दौरान में हुए हैं, कि एंड पे? एंड पे हुए हैं। लेकिन ये तो रियलिस्टिक अजम्पशन नहीं है।
प्रैक्टिस में तो रोज रोज पैसे आ रहे होते हैं और रोज रोज खर्च भी हो रहे होते हैं। दुकान खोले उसमें रोज रोज पैसे, ऐसे थोड़ी है सारी की सारी सेल साल के आखिरी दिन होगी, वो तो रोज क्यों करते हैं? सिंपलिसिटी के लिए, वरना आपको हर दिन का कैश फ्लो अलग अलग डिस्काउंट करना पड़ता और एक साल में 365 का दफा कैलकुलेशन करनी पड़ती। और अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो फिर 1800-1900 एनवटी नहीं, हर साल की सेल एक जैसी थोड़ी होती है, एनवटी नहीं, 1800 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो शायद आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कर सकती है। और प्रैक्टिस में ज्यादा, जितने ज्यादा एक्यूरेट होंगे उतना बेहतर है। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमने मोटा मोटा हिसाब लगाना होता है। हम कहते हैं यार बस ये बताओ कुछ बच जाएगा क्या इस प्रोजेक्ट में, अब बच जाएगा तो लगा दो प्रोजेक्ट, अब कितना बचेगा ये फायदा ही है। लेकिन एज फाइनेंशियल मैनेजर हमें एग्जैक्ट फिगर पता होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हमें एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट करने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है जो इतनी काम की नहीं होती। जैसे बाज़ औक़ात राउंड ऑफ कर लें, ज़िंदगी आसान हो जाती है, राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन बेहतर है कि राउंड ऑफ, हालांकि राउंड ऑफ करें तो कैलकुलेशन आपको तो थोड़ी सी आउट हो जाती है, लेकिन वो आउट होना बेहतर है। क्यों? उससे आसानी हो जाती है। इसीलिए हमारी एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअली हर रोज कैश फ्लो जनरेट हो रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन में हम एज्यूम क्या करते हैं कि ऑल कैश फ्लोज अराइज एट एंड ऑफ द ईयर। ये जहन में रखिएगा। अच्छा, अब मुझे बताइए बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 पे एक कैश फ्लो इनकर हुआ, ये भाईजान ने उसको ईयर 3 में लिख दिया। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंपनी शैल पे ₹30,000। कब? भाईजान ने ये 3 पे लिख दिया। एक लगाई मैंने इनको, क्यों लगाई? ये ईयर 3 में नहीं आना, किधर आना है? क्यों ईयर 2 में क्यों आना है? वो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 पे है। हाँ, ये इस ईयर 3 का ओपनिंग है और ईयर 2 का क्लोजिंग है, और हमने फैसले क्लोजिंग के हिसाब से करने हैं कि ओपनिंग के हिसाब से? क्लोजिंग के हिसाब से। तो ये अमाउंट किधर जाएगी? तो फिर अब मुझे बताया, अगर बात समझ आ रही है आपको, ये जो उसने लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल है 8000, वर्किंग कैपिटल है, आपको पता चल गया। अब भाई स्टार्ट में आउटफ्लो होगा 8000 का, आगे कुछ नहीं बताया, साइलेंट है, तो लास्ट ईयर में इनफ्लो हो जाएगा 8000 का, ये तो पता चल गया। सवाल ये है कि ये वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो होना है जो 8000, ये ईयर 1 में होना है कि ईयर नॉट में? ईयर नॉट में कैसे? ईयर 1 बोल रहा है, ईयर 1 ये चीज ईयर 1 पढ़ना है तो साथ में बिगिनिंग भी पढ़ना है। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू एंड ऑफ ईयर नॉट, और हम एंड ऑफ द ईयर के लिहाज से क्लासिफिकेशन करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये आई कैप आपको घुमाएगा इस पे, ठीक है? तो लिख ले कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 इज इक्वल टू ईयर 2। ईयर 2 भाई, बात समझ आ गई? चले, इसके बाद कैलकुलेशन सिंपल है, कहें तो आपको करवा दूं, वरना इसमें टेक्निकल पॉइंट यही था। कर लेंगे? आगे चलें? चलिए जी, नेक्स्ट। ये 3 सबसे अहम, कुछ बातें रिपीट होंगी और वो मैं जानबूझ के भी करूंगा कुछ बात, क्योंकि अहम चीजें हैं। असूल पकड़ लेना, ठीक है? ये समझ लीजिए मैदान जंग पे भेजने से पहले ना आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि भाई ये तीर तलवार सही तरह चलाना सीख लो, दुश्मन के क्या क्या दाव पेच हैं, कैसे उससे बचना है, कैसे डील करना है, वो यहाँ पे सीख लेंगे। क्वेश्चन इंशाल्लाह स्मूथली आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन में फिर जगह जगह रुक के मार खाएंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो कोशिश करनी है कि पहले सारी चीजें सीख लें। पहला कंसेप्ट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। क्वेश्चन के अंदर यह अहम इंफॉर्मेशन होगी। प्रोजेक्ट अप्रेजल का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें उसने लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ना बताई हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है? पहले बताएगा, वो हो सकती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अमूमी तौर पे 5 ईयर्स, 4 या 5 ईयर्स होती है एवरेज क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन सारी रिपीट हो रही होती हैं, तो 4-5 ईयर्स में उसने जितनी भी एडजस्टमेंट पूछनी होती है ना, पूछ लेता है। तो 4 ईयर नॉर्मल, बहरहाल जो भी लाइफ है वो आपने क्वेश्चन में नोट करनी है।
कहीं ना कहीं दी होगी। अब ये शायद कभी स्टार्ट में दे, कभी एंड में दे, कभी 2-4 क्वेश्चन में उसने दरमियान में जाके कहीं पे दी, बंदा ढूंढता रहता है। दी जरूर होगी कंफर्म, आपने वो नोट करनी है। इस इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या है? कॉलम की तादाद। अच्छा, फिलहाल मैं आपको दूसरा पॉइंट नहीं बता रहा, सिर्फ पहला पॉइंट, कॉलम की तादाद। क्यों? अगर लाइफ 4 इयर्स है तो कॉलम क्यों? 5 कॉलम क्यों? एक ईयर नॉट का भी तो बनेगा। लाइफ 3 ईयर है तो कितने कॉलम? 4 इयर्स के। क्यों? फोर्थ कौन सा कॉलम होगा? ईयर नॉट का। भाई ये बात समझ आ गई? रेयर केस में एक दूसरा पॉइंट है, वो जब आएगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। पहला पॉइंट समझ आ गया तो इसको टिक लगा ले। इंफॉर्मेशन यूज टू ड्रॉ कॉलम इन टेबल, फॉर एग्जांपल 4 ईयर प्रोजेक्ट मींस 5 कॉलम, और 5वां कॉलम कौन सा है? ईयर नॉट। डन जी, आगे चलते। पास्ट का, ये रेलिवेंट कॉस्ट में हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एक पास्ट कॉस्ट की, ऐसा ही है ना, या संक कॉस्ट भी इसे बोलते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट जो या संक कॉस्ट होती है ये इग्नोर करनी है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंसीडर करनी है। इसमें असल प्रॉब्लम बच्चे को ये होती है कि इसमें कैश फ्लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ना कैश नहीं जा रहा होता। जो तो चीज अगर मेरे हाथ से, मेरी जेब से पैसे गए हैं ना, वो आप कहेंगे सर ये कॉस्ट है। जो पैसे मुझे मिल रहे हैं आप कहेंगे ये रेवेन्यू। ये कैश को रेवेन्यू के साथ लिंक करने से कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन मसला ये होता है रियल लाइफ में सम टाइम ऐसा होता है, हमारे जेब से कैश नहीं जाता फिर भी खर्चा हो जाता है। मैं अक्रूवल बेसिस की बात भी नहीं कर रहा, जेब से कैश नहीं जाता फिर भी खर्चा, एक्सपेंस हो जाता है। फर्ज कीजिए मैं 1 घंटा पढ़ा के मुझे 5,000 रुपया लेक्चर का मिल जाता है। फर्ज कीजिए मैं किसी से मिलने गया, उसने मुझे 1 घंटा इंतजार करवाया, तो मैंने उससे कहा भाई तुमने मेरा 5,000 का खर्चा करवा दिया। वो कहेगा भाई झूठ बोलते हो, कहाँ करवाया? 1 रुपया नहीं तुम्हारी जेब से निकला। बताइए कौन सच्चा है? क्यों भला? हाँ शाबाश, क्योंकि अगर यही 1 घंटा मैं किसी प्रोडक्टिव वर्क में यूज करता तो मुझे से 5,000। अब ये आम बंदे को समझाना बहुत ही मुश्किल है कि ये मेरा 5,000 का नुकसान हुआ है। आम बंदे को समझाना बहुत मुश्किल है। देखो एकदम छोटा सा क्लिप देख रहा था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, वो बता रहे थे बिल गेट्स का अगर $10 का नोट गिरे और वो उसे उठाने के लिए तो उसका $100 का नुकसान हो जाता है। $100 का, एक क्लासिक एग्जांपल है। क्यों भला? क्योंकि जितनी देर में उसने वो नोट उठाना है, देखने वाला क्या कितना बेवकूफ है, देख भाई तेरा $10 गिर रहा है। आम लोग क्या कहेंगे? $10 गिर रहा है उठा ले भाई। कितना बेवकूफ है, कितना बेवकूफ है, हैं? घर के करीब से 1200 की यूएसबी ले ली, हफीज सेंटर चला जाता 800 की मिल जाती, कितना बेवकूफ है। ये आम लोग कहेंगे। हम लोगों ने क्या, हम उसको समझा नहीं सकते, ना ही समझा, आपको बड़ी मुश्किल समझ आएगी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे हर एक्शन की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हमने उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। बताइए इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? हालांकि एक्चुअली कैश नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और संक कॉस्ट क्या है? वो पैसे जो अकाउंटेंट्स को इस मामले में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कॉस्ट कोई सी भी, वो वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। जो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उसे इंक्लूड करना है। हम फाइनेंस वाले एट्रीब्यूटेबल नहीं मानते, हम कहते हैं भाई हमारे डिसीजन से जो चेंज होगी कि नहीं। ये देखो जैसे एग्जांपल सुने, ऑलरेडी हमारे पास एक बिल्डिंग है, किराए पे ली है, फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर है उसके, फर्स्ट फ्लोर पे धड़ाधड़ काम जारी है, किराया है उसका 2 लाख, फर्स्ट फ्लोर पे काम जारी है। हमने कहा सेकंड फ्लोर के ऊपर नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंटेंट क्या करेगा, सेकंड फ्लोर पे जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके एक्सपेंसेस में बिल्डिंग का आधा रेंट डाल देगा। इसको वो कहते हैं एट्रीब्यूटेबल या एलोकेटेड। फाइनेंस वाला कहता है नहीं डालना। क्यों नहीं? रेलिवेंट क्यों? रेलिवेंट क्यों नहीं है?
क्योंकि चाहे आप प्रोजेक्ट लगाएं या ना लगाएं, रेंट देना ही पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट, कि जो ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट होती है ना, उसको हम पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, संक कॉस्ट भी बोलते हैं। संक कॉस्ट की ट्रांसलेशन हमने की हुई है पास्ट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट आसानी से समझ आ जाता है, जो ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हैं। पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट चाहे याद रखें प्रोजेक्ट से ही रिलेट क्यों ना करती हो, जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, चूंकि अब आपको पे चाहे प्रोजेक्ट लगाए या ना लगाए, पे करना ही कर, तो जो हमारे डिसीजन से चेंज नहीं हो रही कॉस्ट वो रेलिवेंट नहीं है। ये थिंकिंग लेवल चेंज करना है, समझ रहे हैं? ये नहीं सिखा रहा जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेट करती है, एट्रीब्यूटेबल है, प्रोजेक्ट के लिए की गई कॉस्ट, वो नहीं सिखा रहा। क्या सिखा रहा हूं? जो हमारे प्रोजेक्ट के होने, भाई देखें मैं दुनिया में हूं, कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे अपने डिसीजन करने में क्या उन लोगों को भी कंसीडर करना चाहिए? फर्क नहीं पड़ता, नहीं, सिर्फ किसको कंसीडर करना चाहिए? फर्क पड़ता है जिनको। ठीक है, मुझे ऑफर मिलती है भैया बाहर आ जाओ, दुबई आ जाओ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, मैंने जब ये फैसला इवेल्युएट करना है, क्या मुझे सारे पाकिस्तान के लोगों को कंसीडर करना चाहिए? मैं करूंगा सबकी मर्जी लेता रहूंगा, मुझे कहेंगे बेवकूफ। किनको? जिनको मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ उनको कंसीडर, मेरे लिए सिर्फ वो रेलिवेंट है। एग्जैक्टली उसी तरह प्रोजेक्ट में हमने किनको कंसीडर करना है? किस कास्ट को? जिस कास्ट को हमारे प्रोजेक्ट के होने या ना होने से फर्क पड़ता है, प्रोजेक्ट के चलने या ना चलने से फर्क। अब आपने किसी रिसर्चर को कहा, एक्सपर्ट को, कंसल्टेंट को कहा, भाई एक्सपर्ट करो, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री लग सकती है कि नहीं इस जमीन पे। उसने रिसर्च करके रिपोर्ट बना ली, 2 लाख ले लिया आपसे। अब आपने फैसला करना है कि नहीं करना उस रिपोर्ट की रोशनी में, ये बात की बात है। कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट चलाएं फिर भी कॉस्ट देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट ना चलाएं फिर भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। बताइए अब ये रेलिवेंट है कि नहीं? रेलिवेंट नहीं है। ये कंसेप्ट आपके लिए सबसे ज्यादा पूरे बल्कि पूरी फाइनेंस में अहम होने जा रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है क्योंकि इसमें सोचने का लेवल बदलना होता है, क्योंकि ये कोई एक दो कंसेप्ट नहीं है। ये रेलिवेंट कॉस्ट ये एक सोच है, और डेवलप होते होते टाइम लगता है कि ये हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं। बहरहाल, तो पास्ट कॉस्ट क्या है? जैसे प्रोडक्ट की रिसर्च कॉस्ट, ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाना, इन्हें क्या कहा जाता है? संक कॉस्ट। इसको क्या करना है? कंप्लीटली इग्नोर करना है। अब एक और एग्जांपल सुने। जैसे मैंने कहा बिल्डिंग ऑलरेडी पड़ी थी, आधी खाली पड़ी थी, कोई उसका इस्तेमाल नहीं था, हमने अपना प्रोजेक्ट लगा लिया उसके ऊपर, रेलिवेंट कॉस्ट है कि नहीं? क्योंकि चाहे प्रोजेक्ट लगाते चाहे ना लगाते। अब अगली एग्जांपल सुने मटेरियल की, ये तो बिल्डिंग की थी। 3 एग्जांपल दूंगा, ये समझ लीजिए ओवरहेड की एग्जांपल थी। अब एक मटेरियल की एग्जांपल आएगी, लेबर की एग्जांपल आएगी, सेम कंसेप्ट है। 3 एग्जांपल, कंसेप्ट सेम है। मटेरियल पड़ा है, खरीदा था साल पहले 10,000 में, लेकिन अब किसी काम का नहीं है। एग्जांपल गौर से सुनिएगा, किसी काम का नहीं है। हमने फैसला किया ये 10,000 जो साल पहले मटेरियल खरीदा था अब किसी काम का नहीं है, इसे नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर देते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी? क्यों 10,000 में खरीदा था, अकाउंटेंट क्या बोलेगा? इसको 10,000 रिकॉर्ड करो खर्चे में, अकाउंटेंट बोलेगा। फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा? नहीं। क्यों? वैसे भी पड़ा ही है, चाहे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना, वो कास्ट तो इनकर हो चुकी है, पास्ट कास्ट है, उससे फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब सुने, 10,000 का खरीदा था, अभी फजूल पड़ा है, लेकिन 2,000 में मार्केट रेट में लोहे के भाव पे बिक सकता है। 2,000 अब इसको यूज किया, अब अपॉर्चुनिटी। अब ये इसमें एक है संक कास्ट, एक है अपॉर्चुनिटी कास्ट। संक कास्ट क्या है? पास्ट कास्ट। 10,000 जितने में खरीदा था वो इररेलेवेंट, वो फर्क नहीं पड़ता, जो होना था हो गया। वैसा तो प्रोजेक्ट चलाएंगे तो वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अभी वो तो हो चुका है। प्रोजेक्ट चलाएं फिर भी हो चुका है, प्रोजेक्ट ना चलाएं
फिर भी हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो हो गई पास संक कास्ट। लेकिन अब ये अगर इसको बेचते हैं किसी और जगह, अल्टरनेट यूज है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट यूज, किसी दूसरी जगह 2000 का बेच सकते हैं, नहीं बेचते, अगर प्रोजेक्ट में लगा लिया तो फिर आपने क्या सोचना है, अच्छा अगर प्रोजेक्ट ना चलाते तो हमें 2000 इनफ्लो आता, प्रोजेक्ट चलाया है तो 2000 इनफ्लो नहीं आएगा। सोच रहे हैं, थिंकिंग सोच रहे हैं मेरी। प्रोजेक्ट ना चलाते तो ये मटेरियल बेचने से 2000 आता, प्रोजेक्ट चला रहे हैं 2000 नहीं आएगा, ये 2000 क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट आनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आनी चाहिए कि नहीं, न्यू प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में आनी चाहिए, इनफ्लो के आउटफ्लो। अब स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट कहता है सर ये तो बेचने था, सेल रेवेन्यू था, ये आउटफ्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल रेवेन्यू नहीं हुआ, सेल रेवेन्यू नहीं हुआ, ये आपकी कॉस्ट है। क्या इनकम भी आपकी एक्सपेंस बन सकता है, यस, लॉस ऑफ इनकम इज एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी क्या इनकम बन सकता है, सेविंग ऑफ एक्सपेंस इज इनकम। ये चीज समझ रहे हैं, टेक्निकल बातें हैं ये, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो हम इस इन्वेंट्री आइटम को बेच के 2000 हासिल कर सकते थे, अब नहीं होगा, वो हमारे इनकम नहीं है, खर्चा है, नुकसान है। और चूंकि प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है, प्रोजेक्ट में पहले डिसीजन क्या प्रोजेक्ट में आएगा कि नहीं, दूसरा डिसीजन किस अमाउंट से आएगा, 2000 नेगेटिव आएगा, इनफ्लो क्या आउटफ्लो। डन जी। तीसरी एग्जांपल सुने, लेबर, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट वही है क्या, कि पास्ट कास्ट इररेलेवेंट, अपॉर्चुनिटी कास्ट रेलिवेंट। एक लेबर है, उसको हमने 60,000 पर मंथ पे, 1 लाख पर मंथ पे हायर किया हुआ है, 6 घंटे काम करता है, 2 घंटे 8 घंटे उसकी टोटल ड्यूटी एग्री हुई थी, 6 घंटे काम करता है, 2 घंटे फारग रहता है। हमने उसे कहा भाई तुम 2 घंटे फारग रहते हो ना, 2 घंटे हमारे प्रोजेक्ट में आके लगा दिया करो। उसने कहा ठीक है सर, नौकर की नौकर, हाँ ठीक है आज। अब अकाउंटेंट होगा तो क्या करेगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/8 25,000 कहेगा, नए प्रोजेक्ट को दो 75। अकाउंटेंट ऐसे करेगा ना एलोकेशन। फाइनेंस मैनेजर क्या कहेगा चाहे वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्रोजेक्ट ना लगाते तो कितने पैसे देते, 1 लाख, प्रोजेक्ट लगाया तो कितने पैसे दे, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट लगाने ना लगाने से कोई फर्क पड़ता है, क्या हो गया, इररेलेवेंट। इसको कंसीडर, इस्तेमाल करते जाओ, है ना हैरानगी की बात, इस्तेमाल करते जाओ कैलकुलेशन में। 1 रुपया पैसे दो, 1 रुपया इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, हमारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लो में 1 रुपया भी नहीं आएगा भाई, समझ रहे हैं। अच्छा चलें, फर्ज कीजिए सेम केस, 1 लाख रुपया देते हैं, 6 घंटे काम करता है, 2 घंटे हमारे पास ऑप्शन आए, क्या एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आया, उसमें अगर इस लेबर को यूज करें तो ये हमें 15,000 का फायदा देगा, 15,000 का फायदा देगा। हमने कहा भाई उस प्रोजेक्ट को छोड़ो, तुम हमारे नए वाले स्पेशल प्रोजेक्ट में ना जाओ, नए वाले प्रोजेक्ट में आ जाओ। न्यू प्रोजेक्ट में क्या है, इस लेबर की कॉस्ट आएगी, क्या वो 25,000, वो संक कॉस्ट है, वो तो देनी ही देनी है, वो नहीं आएगी। कौन सी कॉस्ट आएगी, 15,000, वो जो एडिशनल सैक्रिफाइस की है। देख रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि क्या है, एडिशनल सैक्रिफाइस की है आपने, वो रेलिवेंट कॉस्ट है, वो इस कैलकुलेशन में आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग इसको, लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। फैसले करते हुए ना हमने जो पास्ट में हो चुका ना उसको इग्नोर करना होता है। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी का 90% एक गलत चीज़ पे गुजार दिया, बाकी रिमेनिंग 10% रह गया है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं 90% को गुजार दिया, अब क्या चेंज करना 10%। लेकिन फाइनेंस क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं पास्ट इररेलेवेंट हो गया, पास्ट क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया, जो आपके फैसले गलत हो गए वो गलत हो गए। ये प्रोजेक्ट के लिहाज से फैसले करने हैं। आगे चलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये पास्ट कास्ट समझ आ गया आपको, अभी नहीं आया, ये तो क्वेश्चन होंगे फिर समझ आएगा। क्वेश्चन, मैंने एक एग्जांपल आपको दी मटेरियल की,
एक एग्जांपल दी लेबर की, एक एग्जांपल दी बिल्डिंग वाली, एक एग्जांपल दी कि ये चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, बिल्डिंग वाली एग्जांपल एक और आ गया, क्योंकि मटेरियल में और लेबर में मैंने आपको अल्टरनेट यूज़ दे दिया, बिल्डिंग में अल्टरनेट यूज़ नहीं दिया। बिल्डिंग 2 मंजिला है, 2 लाख किराया है, रेंट पे है, पहली मंजिल पे काम हो रहा है, दूसरी मंजिल खाली है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, नंबर 1 नया प्रोजेक्ट लगा दें, नंबर 2 इसको भी सबलेट कर दें, किराए पे दे दें, जिससे हमें 70,000 किराया आएगा। अब बताइए, अब इसमें जो पोर्शन खाली है ना, उसकी 2 फिगर्स आपके सामने हैं। एक एलोकेटेड ओवरहेड 1 लाख का रेंट, और दूसरा 70,000 आपके पास अपॉर्चुनिटी है कमाने की। अभी फैसला नहीं किया, अगर हम फैसला करते हैं नहीं प्रोजेक्ट लगाना है यहाँ पे, तो क्या दोनों को ऐड कर देंगे? ये जो 1 लाख है इसको क्या करना है? इग्नोर। क्यों? इररेलेवेंट है, पास्ट कास्ट है, संक कास्ट है। और ये जो 70,000 है ये क्या है? अपॉर्चुनिटी का सैक्रिफाइस। क्या कमा सकते थे, नहीं कमा रहे, प्रोजेक्ट की वजह से नहीं कमा रहे, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर ना चलाते तो मिलता, प्रोजेक्ट चलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो रेलिवेंट हो गया ना। प्रोजेक्ट में आएगा इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। क्यों? ये तो इनकम है, इनकम लॉस्ट हुई है, इनकम लॉस्ट हुई है। कुछ कुछ समझ आई आपको? अभी आएगी, क्वेश्चन आएगा। समझ भी आ रहा है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि ये कौन सा रटा लगवाना है, मैंने थ्योरी थोड़ी है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन सामने आएगा, फौरन याद आ जाएगा सर ने ये इस तरीके से समझाया था। इसमें 2 पॉइंट हो रहा है, लेकिन बहुत ही एडवांस है, मैं अभी नहीं समझा रहा। नहीं अभी नहीं समझ, वो टू मच हो जाएगा। अभी भी समझ आ रही है जितना काफी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल तो बताए। अच्छा सॉरी, ये इसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज आउटफ्लो इन ईयर नॉट, एग्री करते हैं? एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यूज इनफ्लो इन लास्ट ईयर, ये भी एग्री कर। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू। कब मिलती है स्क्रैप वैल्यू? एंड ऑफ लाइफ में सेल करते हैं। तो अकाउंटिंग ये कहती है डिस्पोजल अकाउंट बनाओ और इसका गेन या लॉस कैलकुलेट करो और उससे इनकम एक्सपेंस में डालो गेन लॉस को। फाइनेंस क्या कहती है कि इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, जो कैश है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डालो, जो गेन लॉस डेप्रिसिएशन है वो ना डालो। हाँ बिल्कुल, खुद बहुत रिकॉर्ड ऐसा ही है, तो नहीं अलग से नहीं करना, अलग से नहीं। गेन भी खुद ब खुद, जब आप रिसीव रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो जाहिर है बुक वैल्यू से कम है तो कम रिसीव रिकॉर्ड हो, ज्यादा है तो ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली यार शाबाश, ठीक है। लेकिन सिंपल रखें कंसेप्ट तो क्या है? एग्री करते हैं कि नहीं करते? भी समझ आ रहा? अगर इजाजत दे इसको थोड़ा सा मुश्किल करूं कि आगे चलें? अच्छा, आपने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं किया, फिर से अल्फाज दोहराता हूं, देखते हैं आप अल्फाज को गौर से सुनते हैं कि नहीं। अकाउंटिंग ये कहती है जब फिक्स एसेट डिस्पोज किया है एंड पे आके, लाइफ के एंड पे प्रोजेक्ट के, अकाउंटिंग ये कहती है डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, उसमें गेन या लॉस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और सबको रिकॉर्ड करो, ऐसे ही है। फाइनेंस क्या कहती है? जब कोई एसेट डिस्पोज किया है डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, सिर्फ कैश रिसीव्ड जो हुआ ना वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में लेके जाओ, जो गेन लॉस या डेप्रिसिएशन है उसको इग्नोर कर दो। सवाल आपने पूछना है, मैं बताऊं आपने क्या पूछना है? आपने पूछना यह है कि सर जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने लेना ही कैश रिसीव्ड है तो डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनवा रहे हैं? कि पता चल जाए कि कितना इग्नोर करना है, तो गेन या लॉस हुआ है पता चल, वो करना क्या है फिर, वो पता तो चल जाएगा करना क्या है। उसके बाद उसको अगर अप्रेजल के अंदर तब लेना है और गेन, अप्रेजल के अंदर तो गेन या लॉस नॉन कैश आइटम हमारा असूल है, उसूल उखाड़ के ऐसे ना करें यार, असूल के ऊपर तो जमे रहे। असूल नॉन कैश आइटम तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आती ही नहीं है। कैश फ्लो सर, मैं कहूं
कैश फ्लो आउटफ्लो में आ जाएगी ना, क्योंकि गेन बैक है। ये है एडवांस्ड कैलकुलेशन में हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। एडवांस्ड क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी, अब आपको पता चल गया होगा। तो टैक्स लायबिलिटी में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हाँ जी टैक्स वाले मानते हैं, टैक्स वाले नॉन कैश आइटम। फाइनेंस देखिए, फाइनेंस वालों की ना पूरी तरह अकाउंटेंट से बनती है, ना पूरी तरह टैक्स वालों से बनती है। हाँ, ये हर सब्जेक्ट अपना अपना है, वरना वो एक जगह मैं पढ़ा था, जब दो लोग हर बात पे एक दूसरे पे मुतफिक हो जाए ना, उनमें से एक गैर जरूरी है, उसे गोली मार देनी चाहिए। भाई ऐसा ही है ना भाई, अगर अकाउंटिंग और फाइनेंस की हर चीज एक जैसी होती है तो फिर अकाउंटेंट को तो हम गोली मार, फाइनेंस वाले को थोड़ी मारनी है हमने, अकाउंटेंट वाले मारे। तो कंसेप्ट याद रखिएगा कि जिस तरह अकाउंटिंग और फाइनेंस के रूल्स डिफरेंट होते हैं, हो सकता है उसी तरह फाइनेंस और टैक्स के रूल्स भी डिफरेंट हो। एक फर्क मैंने आपको बता दिया, सुन के भूल जाए चाहे, मुझे कोई इतराज नहीं है, कि जब फिक्स एसेट डिस्पोज होगा, हमने हालांकि उसने कैश रिसीव्ड या रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, स्टिल हमने उसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा। भाई किस लिए? गेन या लॉस तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, टैक्स के लिए। टैक्स वाले तो मानते हैं ना, टैक्स डेफर टैक्स नहीं भाई, सिंपल, खुदा का इतनी साइंस नहीं है इधर, है ऐसे ना कर, मैं ज्यादा ही टेक्निकल करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ आ गए, डेप्रिसिएशन, ये रेजिडुअल वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू समझ आ गई? नहीं समझ आया रेजिडुअल वैल्यू? आप अब आपके अकाउंटिंग के टीचर का इम्तिहान है, एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख, उसकी आपने आंसर देना है 5 सेकंड के अंदर। कैलकुलेटर चाहे सामने रखें, 5 सेकंड से ऊपर हुए आपके अकाउंटिंग के टीचर फारग है, या 10 सेकंड कर लें, चले 10 सेकंड कर लें, मार्जिन दे देते हैं। एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, एनुअल डेप्रिसिएशन है 20,000, रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करें एट द एंड ऑफ द 4 ईयर लाइफ, 20। शाबाश शाबाश, ये वार्म अप एक्सरसाइज थी। एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन रेट है 25% ऑन WDV मेथड, WDV मेथड, WDV कैलकुलेट करें एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0. डेप्रिसिएशन रेट कितना था? 20। 10 सेकंड के अंदर कर, बस फारग हैं आपके टीचर, फारग हैं अकाउंटिंग, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कैसे कैलकुलेट किए? हाँ जी, कैलकुलेशन कैसे की? 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 पावर 4, ये करना था। जिसने ये किया उसने तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर ले आया, जिसने हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की ना, वो फारग है, वो फारग है भाई। ये फाइनेंस काउंटिंग थोड़ी है कि हर साल की है। कितने स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट कैलकुलेशन की? शाबाश दिखाया। हाँ, और कितने स्टूडेंट ने ईयर टू ईयर बेसिस में कैलकुलेशन की? तो डायरेक्ट आइंदा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइंदा फिर अगली अटेम्प्ट में मौका मिलेगा आपके टीचर। अभी और क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन। भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ आ गया आपको? वो कह रहा है डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस और डिस्पोजल इररेलेवेंट है मेन कैश फ्लो टेबल में, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में ये रेलिवेंट होंगे। ये असूल ज़हन में रखिएगा। मेन जो हमारा वर्किंग है, क्योंकि एंड में टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी होती है ना हमने। ये समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलते। वर्किंग कैपिटल ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें जो अहम चीज है ना वो ये है, दिस इज आल्सो एन इनफ्लो एट एंड ऑफ ईयर। क्वेश्चन में चाहे बताए या ना, ये अंडरस्टूड है, वर्किंग कैपिटल रिकवर होता है, अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? वर्किंग कैपिटल रिकवर होता है। डन जी, डन भैया। अच्छा अब एक पूछ लेता हूं, वैसे
वर्किंग अटेम्प्ट ओवर आ गया आपके अकाउंटिंग के टीचर के। वर्किंग कैपिटल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 1000, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट 80% रिकवर होगा। 1000 था, 80% रिकवर होगा। सवाल ये नहीं है कि कैश फ्लो में क्या अमाउंट आएगी, सवाल ये है कि जो 200 लॉस हुआ है ना, उसे 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 स्टॉक लॉस कह लें, उसे बैड डेट कह लें, कुछ भी कह लें, लॉस हुआ है ना, वो किधर जाएगा? इनफ्लो तो इनफ्लो है, वो तो कैश फ्लो में आ ही जाएगा। मसला लॉस का है, लॉस किधर जाएगा? टैक्स की कैलकुलेशन में। शाबाश, वो क्या होगा? टैक्स। इसका मतलब है हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, हमारे जितने भी कैश फ्लो में नहीं आएंगे, टैक्स में आ जाएंगे। उलझ तो नहीं गए कि सिर्फ मेन कैश फ्लो तक रखूं आपको? मेन कैश फ्लो तक रखते हैं, शाबाश, बिल्कुल। नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर करना है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर करना है। वर्किंग कैपिटल डन जी। आगे बैंक लोन और इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपके लिए गुड न्यूज। इग्नोर करना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इग्नोर करना। इसका मतलब है जितना ज्यादा चीजों को इग्नोर करेंगे उतना सुखी जिंदगी रहेगी। आप समझ रहे हैं मजाक की बात है, सच बता रहा हूं। जितना चीजों को इग्नोर करेंगे, हाँ। चलिए आगे चलते हैं। बैंक लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बैंक लोन और इंटरेस्ट पेमेंट कंप्लीट, रीजन क्या है भला? रीजन ये है कि ये फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। और जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट दिया होता है ना, उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो इंटरेस्ट की वजह से इफेक्ट आता है वो काउंट फॉर हो जाता है। जब आपने प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करना है ना, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में शामिल है। तो जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट भी पूरा कवर हो रहा है। तो ये रीजन है इसकी। रट्टा क्या है इसका कि भैया लोन या उसकी रीपेमेंट या उसका इंटरेस्ट जो है इसको इग्नोर कर देना है। रीजन क्या, इग्नोर क्यों करना है? ये इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टिंग नहीं है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है इंटरेस्ट। अगर दोबारा इसको आप इंक्लूड करेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी कि एक दफा आपने डिस्काउंट रेट में भी, डिस्काउंट रेट असल में है क्या, इंटरेस्ट रेट ही है देखा जाए तो उसमें जब आप उसको यूज कर रहे हैं, आउटफ्लो भी कर दिया, तो दो दफा आपके कैश फ्लो लेस हो जाते हैं। एक दफा एब्सोल्यूट अमाउंट के तौर पे लेस, और दूसरा डिस्काउंटिंग करते हैं फिर लेस हो जाते हैं। आईकैप के स्टडी टैक्स के क्वेश्चन में, पास पेपर में नहीं, पास पेपर में ट्रीटमेंट सही है। स्टडी टैक्स के कुछ क्वेश्चन में, सब पे भी नहीं, 2 क्वेश्चन में उससे ये ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में ठीक नहीं किया हुआ। यानी उसने कैश फ्लो में इंटरेस्ट लिया, लेकिन पास पेपर में नहीं लिया। पास पेपर में सब भी ठीक किया। हाँ, ये बाय नेचर ही लग गया। ये यही तो समझा रहा हूँ, ये इसलिए तो बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग है ही नहीं। डन जी। बैंक लोन समझ आ गया। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ये मैंने आपको बता दिया है। इन शॉर्ट, एग्जिस्टिंग रिसोर्स अगर किसी काम का नहीं है तो चाहे 10 अरब का भी खरीदा हो, न्यू प्रोजेक्ट में लगाएंगे 0 का। और अगर एग्जिस्टिंग रिसोर्स का कोई अल्टरनेट यूज है, जो भी यूज उसने दिया, जो भी दिया, वो रेलिवेंट है। पास्ट कास्ट इररेलेवेंट। और अपॉर्चुनिटी अल्टरनेट यूज, अपॉर्चुनिटी मींस अल्टरनेट यूज का जो बेनिफिट है वो रेलिवेंट। ये असूल याद, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे 10 आइटम और दे दें, बेसिक रूल यही काम करेगा। आपने बस क्वेश्चन में ये देखना है कि रेलिवेंट है कि पास्ट। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 2 दे, हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 2 दे दे। फर्ज कीजिए भाईजान ये 1 गिलास पानी है, ये 1 गिलास कोक है, ऑप्शन जो मर्जी ले लो। पानी, शाबाश शाबाश, नेस्ले का पानी है,
कोक चाचा की है सोडा वाटर वाली, इसलिए मैंने। तो जो भी ऑप्शंस आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं तो जो रैशनल कंज्यूमर यूजर होता है इन्वेस्टर, वो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता है? हायर वाली। तो अगर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अल्टरनेट यूजेस हैं, अगर अल्टरनेट यूजेस एक से ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? हायर वाली। ठीक है, 2 कॉलेज में पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, एक सीए में वहां से 5,000 मिलेगा, एक एमबीए में वहां से 10,000 मिलेगा। तो किधर जाऊंगा मैं? एमबीए में भैया। ठीक है, 10,000। तो बहरहाल हर रैशनल जो इन्वेस्टर होता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, वो किस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है? हायर को। वही हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट हो। एक सबको ऐड नहीं करना, सब अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं होंगी। एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये कह रहा है अच्छा ये कैश फ्लो, अच्छा इसके साथ बजटिंग का लफ्ज क्यों लिख दिया उसने? बजट का लफ्ज क्यों लिख दिया है? कि ये बजटिंग में भी यूज होगी? वो कैसे? सुन लें, सेल्स, ये देखें क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक तो ऑप्शन ये है हर साल की सेल अलग से दे दे। इस साल 65,000, अगर 70, फिर 55,000, फिर 1,00,000। तो हर साल में आपने क्या करना है? जो सेल की अमाउंट है वो दे दे। लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा, वो कहे करेगा पहले साल की सेल है 1,00,000, दूसरे साल की ग्रोथ रेट है 10%, तो तीसरे साल की सेल कैलकुलेट करें। शाबाश शाबाश शाबाश। पहले साल की सेल है 1,00,000, दूसरे साल से ग्रोथ रेट है 10%, तीसरे साल की सेल्स कैलकुलेट करें। तीसरे 121,000। शाबाश। 1,00,000 का 10% 10,000, 1,00,000 10,000 हो गया, उसका 10% 11,000, 1 10 और 11 1 21। समझ नहीं आती तीसरे साल। अब काउंटिंग का इम्तिहान आपका। अच्छा, एक होती है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब होता है सेल्स का फार्मूला था क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो 2 तरह के रेट होते हैं, एक होता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है? क्वांटिटी बढ़ जाए। एक होता है इन्फ्लेशन रेट, प्राइस बढ़। दोनों में फर्क पता है? अच्छा अब सुने फिर ये कैलकुलेट अभी पढ़ते जाएंगे ना, घर में पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन आप पहले से सीखे हुए हैं, मैं सिर्फ रिफ्रेश करवा रहा हूं। चले ये कर ले, इसके बाद खत्म। डन आपके मेरे डन। ये कर लेते इसका, क्योंकि इसके बाद आप क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। इस साल की सेल्स है 1,00,000, ग्रोथ रेट है 10% हर साल का। नहीं लिख देता हूं, क्योंकि बाद में मुझे भूल जाए क्या फिगर लिखाई थी, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। सेल्स इन ईयर 1 इज इक्वल टू 1,00,000, यूनिट्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 10 इज इक्वल टू 1,00,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 10, मुश्किल कर लेते हैं, 15%। इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 8%। कैलकुलेट, जिसने ये कर लिया ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग दोनों के चैप्टर्स का 30% सॉल्व कर लिया, जिसने ये कैलकुलेट सेल्स इन, अभी आई क्या आपको समझे नहीं है आप? सेल्स इन ईयर 4, अपनी अपनी कैलकुलेशन नोट कर रहा है।
बजटिंग सबसे मुश्किल टॉपिक समझा जाता है फाइनेंस का, और मैंने एक स्टेटमेंट दी, आप इजी ले गए इसको। जिसने ये कैलकुलेशन कर ली, बजटिंग का भी 30% कंसेप्ट सॉल्व हो गया। दो लाख 37,000, 2,37,000। अब मैं भी कर लूं, 10,000 यूनिट्स हैं, यूनिट्स को ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना। पहली चीज समझे, तरतीब से चलना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनसे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, ग्रोथ को ग्रोथ के साथ, सेल को सेल के साथ। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट 1.15 पावर 3। ऐसे नहीं कह दिया था 30% बजटिंग का, प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 पावर 3। ये आंसर है 191586। कितने स्टूडेंट का ये आंसर है? क्यों पावर 4 क्यों नहीं यूज की? पहले साल की सेल्स तो उसने खुद आपको दे दी है, अब जो ग्रोथ होगी वो ईयर 2 से लगनी है। ईयर 2 में फर्स्ट ग्रोथ है, ईयर 3 में सेकंड ग्रोथ है, ईयर 4 में फोर्थ ग्रोथ, थर्ड। समझे? कोई बात नहीं, अभी भी समझ गए ना आप, अभी भी 30% कवर हो गया अगर समझ गए हैं। अगर वादा करते हैं आइंदा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ ने ईयर 1 से स्टार्ट होना है कि ईयर 2 से। ये लिखें लिखें, आज के लेक्चर की सबसे अहम बात, आइंदा वादा करता हूं, इरादा करता हूं, आइंदा जब कभी इन्फ्लेशन ग्रोथ आएगी ध्यान से देखूंगा ईयर 1 से शुरू होनी है कि ईयर 2 से। करते हैं वादा, इरादा करता हूं, आइंदा जब कभी इन्फ्लेशन रेट या ग्रोथ रेट आएगी मैं पहले ये तसल्ली कर लूंगा कि ईयर 1 से है, 2 से है। फाइनेंस है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कंसेप्ट भी है। चले मैं जरा चेक कर लूं असाइनमेंट करने के काबिल हैं कि नहीं आप। ये वाली बात उसने यही लिखी है, ये जिसमें मैंने आपको घुमाया है ना, बेसिकली आई कैप घुमाता है, आई कैप से सीखा हमने। तो ये इसमें यही बात का, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगी यही बात। बाकी ठीक है जी, ये भी ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिए, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, पढ़ लीजिएगा। बाकी आप कर सकते हैं सारा, इन्फ्लेशन रेट भी बता दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं हम। चलिए, तो ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, ठीक है। इस असाइनमेंट के बाद आप आई कैप का एवरेज क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। अगर ये असाइनमेंट आपने कर ली तो आई कैप का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का इंशाल्लाह एवरेज क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। खास तौर पे क्वेश्चन 8 खास तौर पे, ठीक है जी। चलिए, कोई सवाल पूछना चाहते हो पूछ ले। क्या चीज? नहीं जी, सेकंड लाइन अभी नहीं, सेकंड लाइन जो है ना वो अभी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट में सेकंड लाइन मैंने आपको बोला है ना अभी नहीं करनी। वो तो 2-3 दूसरी चीजें टेक्निकल चीजें वो भाई ने हाथ खड़े करने का सर बस करते हैं, तो मैंने फिर रोक ली है। कल या परसों के लेक्चर में डिस्कस होंगी इंशाल्लाह, डिस्कस होंगी। अभी नहीं, अभी तक मुझे ये बताइए कि जो बातें हमने क्लास में डिस्कस की 80% या उससे ज़्यादा समझ आ गई आपको? चलिए बस ठीक है, बाकी रीड करेंगे, कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी हो जाएगी, और जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो इंशाल्लाह आप एग्जाम लेवल के काबिल हो जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।